गोविंद वर्मा वर्मा कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीव विज्ञान में बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ हमारे जो एसएससी, यूपीएससी और पीएससी और व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है हमारे, उनको मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो हम शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे बायोलॉजी के, और इसके जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु है हमारे। तो जीव विज्ञान के जनक का नाम क्या है? अरस्तु कहलाते हैं जीव विज्ञान के जनक हमारे। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 21 क्वेश्चन लिखे हैं। इस 21 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज के बारे में क्वेश्चन आता है कि स्पंज क्या होता है। तो एक जलीय जीव है ये। स्पंज क्या है? एक जलीय जीव है जो कि एक झिल्ली नुमा, हमारा उसका जो आकार होता है वो झिल्ली नुमा होता है हमारा, और लचीला होता है। शरीर के साथ उसका जो लचीला अंग होता है, लचीला कंकाल होता है, तो उसको हम स्पंज कहते हैं। लेकिन जल में रहने वाला जीव है, इसलिए एक जलीय जीव कहलाता है। और ये पोरीफेरा फाइल्स, पोरीफेरा फाइलम का सदस्य माना जाता है। तो पोरीफेरा फाइलम का सदस्य माना जाता है। क्या? स्पंज की बात कर रहे हैं। स्पंज मैंने बताया झिल्ली नुमा एक हमारा जीव माना जाता है जो कि लचीला होता है इसका शरीर, और कंकाल जिसकी बात कर रहे हैं। स्पंज में तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र और संवहन तंत्र, मतलब जो तीनों का अभाव होता है, तो ना तो उसमें तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, ना पाचन तंत्र पाया जाता है, और ना संवहन तंत्र पाया जाता है। मतलब ये तीनों तंत्र इसमें नहीं पाए जाते हैं, उसे हम स्पंज के नाम से जानते हैं। तो स्पंज आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, पुष्प रहित पौधे। पुष्प रहित पौधे क्या होते हैं? तो पुष्प रहित पौधे वो हैं जो क्रिप्टोगैम्स, हमारे क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, जो पुष्प रहित पौधे होते हैं हमारे। और इनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। तो जो प्रजनन होता है हमारा पुष्प रहित पौधे में, वो बीजाणुओं द्वारा होता है हमारा। जैसे फर्न, मांस, भूरी, शैवाल, कवक, ये सारे जो है हमारे, उनको हम पुष्प रहित पौधे कहते हैं। तो हमने बताया है क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं इनको, जो पुष्प के बिना ही उगने वाले पौधे होते हैं, उनको क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं, मतलब पुष्प रहित पौधे कहलाते हैं। और प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसे फर्न, मांस, भूरी, शैवाल, कवक आदि का हम इसमें इस्तेमाल, मतलब इसमें होता है, इनको हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स पौधे। इसके बाद आता है तीसरा हमारा क्वेश्चन, पिपर पौधे। पिपर पौधे क्या होते हैं? पिपर पौधे, तो पिपर पौधे जो बहुवर्षीय बेल होती है, जो हम देखते हैं बेल, जो उसमें बहुवर्षीय बेल के नाम से जानते हैं, उनको हम पिपर पौधे के नाम से जानते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, पिपर पौधे क्या होते हैं? तो पिपर पौधे बहुवर्षीय बेल होते हैं, मतलब बहुत सारी इसमें हमारी होती है, तो बेल कहलाती है। फिर आता है हमारा, बांस क्या है? तो क्वेश्चन बार बार आता है, बांस क्या है? तो बांस एक प्रकार की घास है। तो बांस किस कुल का पौधा है? ये क्वेश्चन भी निकल के आता है। तो बांस जो है वो हमारा घास कुल का पौधा है, और इसमें जो पोएसी कुल का माना जाता है। तो घास किस कुल में आता है? तो पोएसी कुल में आता है। और जिसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं, पुष्प वाला फूल खिलते हैं। तो बांस में 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं, उसको हम कहते हैं बांस। तो बांस जो है एक घास कुल का पौधा है, और घास कुल जो आता है पोएसी कुल में आता है। फिर आता है हमारा आलू, टमाटर और बैगन। आलू, टमाटर और बैगन किस संघ की प्रजाति के हैं? तो ये क्वेश्चन आता है कि सोलेनम कुल के प्रजाति के। तो आलू, टमाटर, बैगन जो है वो किस प्रजाति में आते हैं, किस कुल में आते हैं? तो आपका आंसर है सोलेनम कुल के सदस्य हैं ये। सोलेनम जो है संघ की प्रजातियां हैं ये, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन 6 नंबर, दालें। दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो मतलब दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो उसका आंसर है लेगुमिनोसी कुल। तो लेगुमिनोसी जो कुल है हमारा, जिससे दालें मिलती हैं, और दालों में सबसे अधिक जो होता है वो प्रोटीन की मात्रा होती है। तो दालों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे शरीर को यदि कोई शरीर का जो अंग बढ़ रहा है, हमारा शरीर का विकास हो रहा है, तो प्रोटीन के कारण ही विकास होता है हमारा। और विटामिन, यदि हम बात करें विटामिन से क्या होते हैं, तो विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर से जो हमारी जो आने वाली बीमारियों को वो रोकने का काम करते हैं। विटामिन जो होते हैं मतलब हमारे रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं, उनको हम विटामिन कहते हैं। लेकिन प्रोटीन जो होता है हमारा, वो शरीर को वृद्धि करने में, विकास करने में ये अपना भूमिका अदा करता है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछता है, कहां है? तो कलकत्ता में है।
कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और ये किस बोटनिकल जो हमारा ये विभाग जो है किस अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उसका आंसर है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन ये संस्था काम करती है, जिसका नाम है हमारा बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय क्वेश्चन आता कहां है, तो कलकत्ता में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 8वां, जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम एक पुस्तक की रचना है। ये किसकी रचना है हमारी, तो रचना कार्ल लिनियस की द्वारा लिखी गई है। कार्ल लिनियस ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। और कार्ल लिनियस की पुस्तक कहां के थे, तो स्वीडिश एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे ये, और पौधों की प्रजातियों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो पौधों की प्रजातियों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो जेनेरा प्लांटेरम में। और कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम है, स्वीडिश के व्यक्ति थे ये। अगला क्वेश्चन आता है हमारा अशोक और इमली। अशोक का पौधा और इमली का पौधा या वृक्ष की बात करें हम, तो वृक्षों दोनों के वानस्पतिक नाम की बात कर रहे हैं। तो अशोक का जो वानस्पतिक नाम है वो है सराका इंडिका। तो अशोक जो वृक्ष है उसको हम बोलते हैं वानस्पतिक नाम सराका इंडिका। और इमली का जो नाम बोले तो वो वानस्पतिक नाम जो है वो टर्मिनेलिया इंडिका। तो इमली को टर्मिनेलिया इंडिका कहा जाता है और अशोक को सराका इंडिका के नाम से जानते हैं। ये दोनों वानस्पतिक नाम हैं। अगला आता है हमारा जलीय पौधों का भोजन स्रोत क्या है। मतलब जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं वो भोजन कैसे करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, तो जलीय पौधों जलीय जीव जो होते हैं हमारे वो प्राणी होते हैं और जो जल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें पादप प्लवक कहते हैं। तो मतलब जल में रहने वाले जो होते हैं उनको पादप प्लवक के नाम से जानते हैं। जो जीव पाए जाते हैं हमारे तो पादप प्लवक कहलाते हैं। जलीय पौधों का भोजन स्रोत क्या है, तो जलीय पौधे जो है वो जलीय जीव, तो जलीय जीव प्राणी होते हैं, वो अपना उससे भोजन तैयार करते हैं। तो जो जल में अपना भोजन तैयार करते हैं वो जलीय जीव, वो प्राणी होते हैं जो जल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें पादप प्लवक के कहते हैं। अगला आता है हमारा पौधों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है। मतलब हमको पौधों की आयु मतलब वृक्ष की आयु ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पेड़ एक सजीव प्राणी होता है। पेड़ जो है एक सजीव प्राणी होता है जिससे उनकी आयु हम वलय या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिंग्स, तो हम उसको पेड़ का जो तना होता है हमारा, जैसे कि ये पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ को हम यहां से काटेंगे तो काटने के बाद जैसे ये कटा हमारा पेड़ तो इसके अंदर जो तने आती है इसमें रिंग्स आते हैं हमारे इस तने के अंदर कटने के बाद, तो जितनी रिंग्स होती है उसकी उतनी उम्र होती है। जैसे मान लीजिए 10 रिंग बनी है तो 10 वर्ष का उसका जीवन काल है, 15 रिंग बनी है तो 15 वर्ष का काल है। तो ऐसे हम पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं। तो पेड़ों के तने को काटा जाता है और तने को काटने के बाद जो उसमें रिंग्स बनी होती है उससे पेड़ों की आयु ज्ञात करते हैं। तो एक साल में एक रिंग बन के तैयार होती है। आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे उनकी आयु वलय रिंग गिनकर की जाती है और इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं जो पेड़ों की आयु हम ज्ञात करते हैं उसको माध्यम को। अगला है हमारा ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स जो है उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, तो ब्रायोफाइट छोटे हरित पौधे होते हैं। ब्रायोफाइट्स पौधे किनको कहते हैं, जो छोटे हरित पौधे होते हैं जो जल तथा थल में पाए जाते हैं, जैसे कि हार्नवाट। हार्नवाट जो है हमारा एक ब्रायोफाइट्स उभयचर है जो जल में भी मिलता है और थल में भी मिलता है। बहुत सारे पौधे हैं जो जल थल दोनों में हमको मिलते हैं। इस प्रकार से उनको ब्रायोफाइट या उभयचर कहलाते हैं। इसके बाद हमारा कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो कवक एक क्रिप्टोगेम्स माना जाता है। कवक एक क्रिप्टोगेम्स पौधे होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं। जो मृतोपजीवी होते हैं जिनको इनका अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। क्वेश्चन बार बार आता है कि कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो माइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है हमारा कवक का। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका को किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्यों डिफरेंट है, किसकी उपस्थिति के कारण अलग अलग होती है, तो इसका कारण है पादप कोशिका में हरित लवक होता है। तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। यही डिफरेंट है हमारा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो मैंने बताया पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो इससे ये डिफरेंट होता है हमारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन,
थियोफाइसी। थियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? तो थियोफाइसी के सदस्य कैसे होते हैं सामान्यतः? तो हमें ये भूरे रंग के शैवाल होते हैं। तो भूरे रंग के शैवाल होते हैं जो बहुकोषीय समुद्री खरपतवार होते हैं। तो बहुकोषीय समुद्री खरपतवार समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं थियोफाइसी के सदस्य। कैसे कलर के होंगे? भूरे रंग के शैवाल होते हैं, बहुकोषीय समुद्री खरपतवार होते हैं, उनको हम कहते हैं थियोफाइसी के सदस्य। अगला आता है हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? तो ये लाल रंग के शैवाल होते हैं। तो रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः किस कलर के होंगे? तो लाल हमारे रंग के शैवाल होते हैं और जिनमें फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल, ये तीनों चीज इसमें होती है हमारी। ये हमारे तो फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल, ये तीनों पाए जाते हैं। तो रोडोफाइसी क्वेश्चन आता है हमारा कि लाल कलर हमारा क्यों दिखाई देता है? तो इस प्रकार से ये शैवाल में दिखता है। इसके बाद आता है हमारा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी कैसे होते हैं? तो ये हरे शैवालों को हम क्लोरोफाइसी के नाम से जानते हैं और हरे शैवालों का समूह जो होता है उसको कहा जाता है, ये एक कोशिकीय होते हैं। मतलब इसमें कोशिका की मात्रा एक कोशिकीय होती है। बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। तंतुमय हरे शैवाल में क्लोरोफिल, तो जो क्लोरोफिल के कारण जो होता है ये हरा हमको शैवाल दिखता है। तो जैसे पत्तियां, हमारी पेड़ों की पत्तियां हरी क्यों दिखती है? तो क्लोरोफिल के कारण दिखती है। उसी प्रकार हरे शैवाल जो होते हैं वो भी क्लोरोफिल के कारण हमें दिखाई देते हैं। फिर आता है हमारा क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा की हम बात करें तो क्राइसोफाइटा के जो सदस्य होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? तो ये पीले रंग के, ये पीले रंग और भूरे रंग, दो प्रकार का रंग होता है इसमें। तो क्राइसोफाइटा में हमारे कौन कौन से कलर होंगे? पीले रंग और भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं, उनको हम क्राइसोफाइटा के नाम से जानते हैं। अगला आता है हमारा एग्रोनोमी। एग्रोनोमी ये किससे संबंधित है? तो एग्रोनोमी एक लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है एग्रोनॉमिक। इसका जो अर्थ होता है जैसे एग्रोज, एग्रोज शब्द का मतलब होता है कृषि। तो एग्रोज शब्द का अर्थ होता है कृषि और नोमोज मतलब नियम। तो मैंने क्या कहा? एग्रोज मतलब कृषि, नोमोज मतलब नियम, और इसमें हम फसलों का अध्ययन करते हैं। तो जो एग्रोनॉमी बना हुआ है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो एग्रोनॉमी मतलब एग्रोज, एग्रोज में कृषि और नोमोज में नियम, तो कृषि के नियम। तो एग्रोनॉमी ऐसे हमारा कंप्लीट होता है। तो एग्रोनॉमी में कृषि का अध्ययन किया जाता है। अगला आता है हमारा 5 जगत वर्गीकरण किसने किए थे? मतलब जो 5 वर्गों में किसने डिवाइडेशन किया है, हमारा 5 वर्गीकरण किसने किए हैं? तो उनका नाम है R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने वर्गीकरण किया था, 5 क्षेत्रों में डिवाइडेशन किया, 1969 में किया था। और वर्गीकरण सिद्धांत इन्होंने दिया है, 5 वर्गीकरण सिद्धांत। क्वेश्चन आता है 5 वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया है? तो उनका नाम है R.H. विटेकर। और वे इनको किस आधार पर बांटा गया है 5? तो ये पहला आधार जो है कोशिका संरचना आधार माना गया है, दूसरा कार्य क्षमता, तीसरा पोषण एवं प्रजनन के आधार पर इन्होंने 5 जगत में इसको विभाजित किया है। तो 5 जगत मैंने क्या क्या कहा है अभी मैं आपको बता रहा हूं कि किस कंडीशन पे 5 आधार में बांटा है। तो पहला कोशिका संरचना, दूसरा कार्य क्षमता, पोषण एवं प्रजनन, ये 4 इनको आधार बनाकर 5 क्षेत्रों में डिवाइडेशन किया गया है। वो 5 क्षेत्र मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। तो वो 5 जगत में इन्होंने विभाजित किया है। पहला है हमारा मोनेरा, तो मोनेरा पहला विभाजित हमारा माना जाता है, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, और तीसरा है कवक, चौथा है पादप, 5वां है जंतु जगत। तो मैंने क्या कहा है 5 वर्गीकरण में किया गया है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप, 5वां है जंतु जगत। ये किसने डिवाइडेशन किया है? तो R.H. विटेकर साहब ने 5 जगत के वर्गीकरण में इन्होंने अपनी भूमिका अदा करी है। इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाता है इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है हमारा, और कोशिका की जो खोजकर्ता माना जाता है रॉबर्ट हुक साहब को। तो मैंने बताया है आपको ये कोशिका जीव विज्ञान की वे शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर आएगा साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ये
कुछ 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन हमारे पेपरों में आ चुके हैं। इसको एक बार पुनः रिवाइज हम याद करने से हमको वापस इनको रिटर्न क्वेश्चन आते रहते हैं हमको, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिखे हैं आपको। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे आपको ये नई नई जानकारियां मिलती रहें। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन थे हमारे, और यदि आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमी दिखती हो तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।